क्या चीटिंग हुआ? स्टार्टिंग रोल नंबर का वो डिमेरिट होगा ही होगा, हमेशा होगा, आज क्या हर समय होगा। देखो जब क्या होता है, टीचर के पास टाइम है तो ज्यादा पूछेगा ही पूछेगा, टाइम नहीं है। हाँ, कल अकाउंट्स में टाइम लगेगा क्योंकि कल उतना हड़बड़ी नहीं रहेगा सर, वास्तु सर को जाना था बोल के सेकेंड हाफ में नहीं हुआ। ऑनलाइन वाले ऑडियो वीडियो चेक करो। देना स्टार्ट करते हैं। कितना पढ़े हैं देखो, 3 स्टेप पढ़े होंगे सर, है ना, 3 स्टेप पढ़े थे। देखना, 3 स्टेप पढ़े थे, पहले थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या था। सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाना सीखे थे हम लोग। द वर्किंग नोट इज अबाउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसका वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ होगा, या फिर सरप्लस के डिफरेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली हमेशा हम लोग सरप्लस के डिफरेंस से ही स्टार्ट किए हैं, ठीक है। उसमें एडजस्ट करना रहता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 में हम कुछ चीज़ प्लस और कुछ चीज़ माइनस करेंगे इन ऑर्डर टू रीच। क्या निकलेगा यहाँ पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, ये निकलेगा। क्या करने से? ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इस पे कुछ प्लस और कुछ माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस इज रिलेटेड टू नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। ये था स्टेप 2। अब इसके बाद फिर हम कुछ प्लस और कुछ चीज माइनस करेंगे स्टेप 3 में इन ऑर्डर टू कैलकुलेट। क्या निकलेगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। हाँ, दोनों है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, अभी दो चीज और बचा हुआ है इसके बाद। एक हो गया टैक्स और दूसरा हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब ये जो एडलेस करना है, क्या चीज एडलेस करना है? करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी में जो भी चेंजेस आया है, ठीक है। तो ये जो आया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उस पर कुछ प्लस और कुछ माइनस करने से वी विल रीच कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इसके बाद हमको दो चीज और करना है, तो हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पहले, जब हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स पढ़ रहे थे, तब मैं बोला भी था कि ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स में ये जो टू बैंक निकल रहा है, ये साइड में, ये साइड में था ना टू बैंक, ये है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। और ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर माइनस होगा स्टेप 4 में, ठीक है। और ये जो साइड निकलता था बाय एसपीएल, ये काम आता था स्टेप 1 में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई निकालने के लिए, ठीक है। और ये जो कैलकुलेट हुआ था टू बैंक, ये काम आएगा लास्ट में स्टेप 4 में, दैट इज इनकम टैक्स पेड, ठीक है।
अब ये जो इनकम टैक्स है और पांचवा स्टेप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये दोनों ऑपरेटिंग का पार्ट ही है, ठीक है। बोथ आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज any kind of income tax paid. Why income tax is paid? Because we are doing business, we are earning profit, hence we have to pay income tax. So income tax paid is the operating activity. दूसरा extraordinary items, कोई भी आग लग गया, चोरी हो गया, ऐसा कोई भी प्रकार का नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस कर रहे हैं, इस वजह से बिजनेस में ये थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो वो भी किसका पार्ट है? बिजनेस का ही पार्ट है, इट इज ऑपरेटिंग। बस ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब हर समय नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन इट इज रिलेटेड टू दी बिजनेस, ठीक है। हम लोग क्या किए थे स्टार्ट करते वक्त? ये दोनों के पहले स्टार्ट किए थे, मतलब वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जबकि रियलिटी में ये दोनों ऑपरेटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ नीचे में माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स पेड और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर लॉसेस होगा तो माइनस होगा, अगर गेन्स होगा तो प्लस होगा। क्लियर है? तो स्टेप 4 में आ गया, कोई भी प्रकार का इनकम टैक्स अगर दिए हैं तो माइनस होगा, अगर बाई चांस रिफंड है इनकम टैक्स का अगर क्वेश्चन में, तो वो प्लस होगा, पैसा आएगा तो, ठीक है। वैसे ही स्टेप 5 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस होगा तो माइनस होगा, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स होगा तो वो प्लस होगा। समझ में आ रहा है? लास्ट का 2 स्टेप, ठीक है। करना, हेडिंग करना। देखो ऊपर हम लोग जब किए थे ना, देखो इसका उल्टा किए थे, तुमको और एक चीज और बताता हूँ। देखो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, ठीक है, ये हम लोग पीएल में ऐसे लिख दिए होंगे, पीएल में लिखे होंगे 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस, ठीक है, जो कि 100% सही लिखा हुआ था, पीएल में आना चाहिए और आया था और लिखा हुआ भी था, ठीक है। लेकिन हम स्टार्ट करते वक्त स्टेप 1 में हम क्या किए, ये प्रॉफिट दिया था, ये था क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हम क्या किए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्लस किए। याद होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस क्या होता था? प्लस होता था, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को प्लस किए, ठीक है, जबकि ये प्लस होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसका कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम फालतू में स्टेप 1 में उसको वहां पर प्लस किए थे, इसीलिए स्टेप 5 में हम इसको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स को स्टेप 1 में माइनस किए थे, है ना, जबकि वो माइनस होना नहीं चाहिए, फालतू में माइनस कर रहे हैं, ऑपरेटिंग का पार्ट है, फिर भी क्योंकि माइनस किए थे इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ठीक है। हमारा आंसर सेम आएगा अगर हम लोग स्टेप 1 में उसको प्लस ना करें और स्टेप 5 में उसको माइनस ना करें तो, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मेट मेरा नहीं बनाया हुआ है ये फॉर्मेट बनाया है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो AS3 बोलता है कि फॉर्मेट यही है करने का, तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली देर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फालतू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस को स्टेप 1 में प्लस किए और फालतू में स्टेप 5 में माइनस कर रहे हैं उसको, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को पहले माइनस किए और उसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इफेक्ट के हिसाब से सोचोगे तो कोई इफेक्ट नहीं है इसका, लेकिन टैक्स का भी ऐसे ही कर रहे हैं। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर प्लस कर रहे हैं और स्टेप 4 में माइनस कर रहे हैं, लेकिन ये तो अमाउंट अलग अलग है, ये तो अमाउंट अलग है, क्लियर है, क्योंकि स्टेप 1 में क्या ऐड करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स, और यहाँ क्या माइनस करते हैं? इनकम टैक्स पेड, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो ये तो चलो अलग अलग ही है, तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में कोई इफेक्ट नहीं आता कैश फ्लो के अंदर, अगर हम लोग उसको स्टेप 1 में प्लस और स्टेप 5 को माइनस नहीं करते तो भी,
ठीक है, हाँ डिटेल में रहेगा बोल के पहली बात ये है। और दूसरा क्या होता है, कई सारी कंपनी जो है, जो अपना रिजल्ट्स है उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को बहुत बार वो लोग पीएल में नहीं लिखते हैं, अलग से दिखाते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले। तो इसीलिए उसी से स्टार्ट किया गया है, तो यूनिफॉर्मली हर एक कंपनी के लिए बिफोर वाला रूल बनाया हुआ है। तो यहाँ बिफोर से स्टार्ट करें इसलिए प्लस कर रहे हैं, यहाँ ले जाकर उसको माइनस कर दें। ठीक है, क्लियर है इतना? हेडिंग स्टेप 4। बुक देना है। और जो इनकम टैक्स पेड है उसको माइनस करेंगे, और जो रिफंड आएगा इनकम टैक्स उसको हम लोग प्लस करेंगे, है ना। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। हेडिंग करना, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखना। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर नेट ऑफ रिफंड। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर नेट ऑफ रिफंड is deducted from is deducted from cash generated from operations, is deducted from cash generated from operations in order to calculate cash flow before extraordinary items। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप, कैश फ्लो और यूज्ड इन कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा फाइनल आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। Extraordinary losses are deducted an extraordinary
gains are added. To calculate cash flow or used in operating activities. ठीक है, अब अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है दैट मीन्स इट इज कैश इनफ्लो, और अगर बाई चांस 5 स्टेप करने के बाद आंसर माइनस में आ रहा है दैट मीन्स नेट में कैश गया है, आउटफ्लो। तो अगर प्लस में आ रहा है तो उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर वही चीज माइनस में आ रहा है इट इज कॉल्ड एज कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है? तो कैश फ्लो या कैश यूज्ड इन एक ही आएगा ऑब्वियसली। 5 स्टेप करने के बाद या तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। प्लस में आएगा तो इट इज कॉल्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इतना ही है इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे और। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे 1-2 क्लास तक, अभी आगे नहीं जाएंगे। मिनिमम 2 क्लास क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग नहीं होगा तो फिर आगे चल के जब तीनों का क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं बनेगा फिर। 21 होमवर्क दिया था मैं, दिया था 21 होमवर्क। ट्वेंटी टू बहुत इजी है, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 23। ठीक है, देखना इलस्ट्रेशन नंबर 23। एक बार ओवरऑल याद रह गया कैसे क्या करना है? ठीक है, देखो मैं बता दे रहा हूँ फिर से। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, जिसको निकालने के लिए सबसे पहले डिफरेंस इन सरप्लस से स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसमें ऐड करते हैं डिविडेंड। इंटरिम है तो प्रीवियस ईयर का, सॉरी प्रपोज्ड है तो प्रीवियस ईयर का, और इंटरिम है तो करेंट ईयर का। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस, लेस करते हैं रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स। ये आ गया स्टेप 1 का आंसर। ठीक है, स्टेप 2 में एडलेस करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश तो आगे चल के और कभी काम नहीं आएगा, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग आगे चले कहीं ना कहीं आएगा, या तो इन्वेस्टिंग में होगा या वो आगे चल के फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। ठीक है, स्टेप 3 में हम करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटीज का चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सारा करेंट एसेट या सारा करेंट लाइबिलिटीज को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, 1-2 को छोड़कर हम वो देखते हैं, देखें क्वेश्चन करते वक्त देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में हो गया इनकम टैक्स पेड, जो अभी पढ़े नेट ऑफ रिफंड। इसका मतलब क्या है? अगर इनकम टैक्स पे किए हैं 1 लाख और रिफंड आया है 10,000, तो हम नेट में कितना माइनस करेंगे? 90,000। इसको बोलते हैं नेट ऑफ रिफंड। ठीक है, 1 लाख माइनस करते और 10,000 प्लस करते, डेट मीन्स 90 माइनस। और स्टेप 5 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है? अब बैलेंस शीट के अंदर हम कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे करेंट एसेट होते हुए भी, डेट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसको हम छोड़ देंगे हमेशा, क्योंकि ये आगे चल के काम में आएगा। फॉर्मेट में हम देख सकते हैं पेज नंबर 5.58 में, एक बार देख लो। देखो पॉइंट नंबर 5 में काम में आएगा वो फॉर्मेट का। एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओपनिंग आ गया, और क्या निकलेगा फाइनल आंसर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो काम आएगा, लेकिन यहां नहीं, आगे चल के
फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ उसका चेंज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, ठीक है। देखो क्वेश्चन करेंगे 23। देखना, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। सरप्लस, बिल रिसीवेबल, ये किए थे क्या क्वेश्चन? नहीं किए ना। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुडविल, इन्वेंट्रीज, ठीक है। हमारा फोकस होना चाहिए सबसे पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई निकालने में। खाली डिफरेंस है क्योंकि ना वहां पे रिजर्व्स है, ना डिविडेंड है, ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, और ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, चारों नहीं है। हम डायरेक्टली डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 3 lakhs माइनस 2 lakhs, 1 lakh से चालू करेंगे। अगर यहाँ पे डिविडेंड डिविडेंड होता तो उसका वर्किंग नोट बनाते फिर हम, ठीक है। क्लियर है? हाँ, यहाँ दिखाएंगे डिटेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, ऐड। ऐड में हमको फोकस करना चाहिए दो चीज खोजने में, नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। नॉन कैश कोई सा दिख रहा है क्या, देखता हूं मैं, है कोई सा? डेप्रिसिएशन है, तुम देख सकते हो। डेप्रिसिएशन पहले ईयर के बिगिनिंग में टोटल 3 लाख लगा हुआ था, अभी 320 लगा हुआ है, तो 20,000 ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश, प्लस होगा ऐड डेप्रिसिएशन 20,000, ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल देखो एक बार, गुडविल कम हुआ है देखो। एमोटाइजेशन पूरे के पूरे बुक में ऐसे ही देगा, इनटेंजिबल एसेट्स कम हो गया होगा, हमको समझना होगा कि वो क्या है, एमोटाइजेशन है, ठीक है। तो 2 लाख का गुडविल था, अभी 160 हो गया है, तो 40,000 गुडविल का वैल्यू कम हो गया है। दिस इज एमोटाइजेशन, अगेन नॉन कैश। क्लियर है? और कुछ है नॉन ऑपरेटिंग? नहीं है और कुछ, प्लस करेंगे। नॉन कैश इनकम पूरे बुक में नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं है नॉन कैश इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहीं पे भी नहीं है शायद, वो भी है ना। तो ये क्या आंसर क्या आएगा, ये जो निकलेगा क्या बोलते हैं उसको, सब इंपॉर्टेंट है बहुत। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, वो लिखेंगे पूरा क्या निकला, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब हमको वर्किंग कैपिटल का चेंज को रिकॉर्ड करना है। सरप्लस तो हो गया, बिल रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, क्या होगा, एड या लेस? लेस, ठीक है। इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, हमेशा बोला हूं कि जब भी एसेट होगा, स्टॉक लर्न नहीं रख पाओगे, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो तुम स्टॉक का एग्जांपल ध्यान रखो, ठीक है। स्टॉक पहले कितना का था, बिल रिसीवेबल का स्टॉक पढ़ो तुम, पहले था 1,40,000 का, अभी है 1,80,000 का, तो 40,000 का स्टॉक खरीदे होंगे तो पैसा गया होगा। समझ में आया? मैं इसीलिए समझाया था उस दिन कि सारा का सारा करंट एसेट को तुम स्टॉक रीड करना क्वेश्चन में, और स्टॉक में बढ़ा के कम हुआ देख लेना, और इंक्रीज डिक्रीज लिख लेना डायरेक्टली, ठीक है। तो इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, ऐसे सोचना बहुत डिफिकल्ट है कि 40,000 क्या होगा, उसको स्टॉक पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा। वो स्टॉक 1,40 का था, 1,80 का हो गया, 40,000 का स्टॉक खरीदे होंगे, पैसा गया होगा, माइनस होगा।
इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल 40,000, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन तो हो चुका है। आउटस्टैंडिंग रेंट, पहले 16,000 का था, अब 40,000 का है। 24,000 इंक्रीज हुआ है। अगेन मैं करंट लाइबिलिटी को हमेशा एज्यूम करने बोला था, एक लोन एज्यूम करना। पहले 16,000 का लोन था, अब 40,000 का लोन है, मतलब हम 24,000 का लोन लिए होंगे, तो 24,000 आया होगा, प्लस होगा, ठीक है। वैसे में आसान रहेगा याद रखना। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस होगा 24,000, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हुआ है, ऐड होगा ये भी, है ना। नेक्स्ट, गुडविल हो गया, गुडविल तो। नेक्स्ट, स्टॉक, पहले एक 40 का था, अभी एक 80 का है। 40,000 खरीदे होंगे हम, पैसा गया होगा। कंप्लीट है शायद, ठीक है। प्लस होगा 26,000, माइनस होगा 80,000। ये क्या आता था वैसे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, लेकिन इनकम टैक्स पेड नहीं है क्वेश्चन में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है क्वेश्चन में, तो यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, यही बिफोर। इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स माइनस करने से पहले बोल सकते, करने के बाद बोल सकते हैं। आप बोल सकते हो बिफोर टैक्स एंड ईआई होगा, फिर टैक्स माइनस कर दिया तो फिर बिफोर ईआई रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना टैक्स है ना ईआई है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना आएगा? ठीक है, आगे चल के हम जब पढ़ लेंगे सारा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, तो जब तुम ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग करोगे, ठीक है, तो लेट से आया 2 lakhs, लेट से, ठीक है। इस पे जब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करोगे, तो तुम्हारा आंसर बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग दिया हुआ है उससे मैच करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बैलेंस शीट में दिया है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग में था 10,000, क्लोजिंग में था 2,10,000, ठीक है। तो इसका क्या काम आएगा, जब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों पढ़ लेंगे, तीनों को प्लस किया, आंसर 2 लाख आया, प्लस करेंगे ओपनिंग कैश, तो ये आंसर जो आएगा 2,10,000, ये मैच करना चाहिए जो क्लोजिंग कैश दिया है बैलेंस शीट में उससे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो वही बताया था मैं कि एग्जाम में पता चल जाएगा कि सही हुआ है कि गलत, क्योंकि मैच करेगा जब टोटल तीनों को जोड़ोगे और उस पर जब ओपनिंग कैश प्लस करोगे, तो आंसर क्लोजिंग से मैच करना चाहिए फिर, ठीक है। नेक्स्ट, 24, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है 24, देख लेते हैं हालांकि, ठीक है। देखना 24, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। सरप्लस दिया है, ट्रेड रिसीवेबल क्या काम आएगा, करेंट एसेट है, स्टेप 3 में काम आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट स्टेप 3 में काम आएगा। गुडविल हम जानते हैं अमोर्टाइजेशन के लिए देता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, वहीं ट्रेड पेएबल, गुडविल बढ़ाए परचेज किए होंगे। नहीं।
इन्वेस्टिंग में, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, देखेंगे बाद में, एक बार बाकी उसको छोड़ के बाकी करते हैं। करो, स्टार्ट करो। ठीक है, गुडविल अगर कम हुआ है तो ऑब्वियसली वो एमोटाइजेशन होगा, मैक्सिमम चांसेस है। हालांकि सेल भी हो सकता था, लेकिन सेल वेल के लिए बताएगा, और एल्स हम एमोटाइजेशन ही मानेंगे हमेशा। लेकिन गुडविल अगर बढ़ेगा तो वो परचेज किए होंगे गुडविल, और वो क्या है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। और ये नॉन करंट एसेट के बारे में कहाँ है, इन्वेस्टिंग के अंदर, तो वो यहाँ नहीं आएगा, उसको इग्नोर करना है मतलब। तो गुडविल को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी करो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, ये मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो इसमें ही है ना, स्टेप 1 में। यही तो नहीं दे रहा, खाली डिफरेंस से चालू करना पड़ रहा है। जब देगा क्वेश्चन की स्टेप 1 निकालना पड़ेगा, तब लगेगा क्वेश्चन जैसा। बताओ कितना आ रहा है डिफरेंस। प्लस में है तो माइनस में, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है क्या, देखो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, तो सीधा स्टेप 3 कर सकते हैं। करो, खुद से करो, बहुत इजी है ये। ना इनकम टैक्स है, ना स्टेप 4 है, ना स्टेप 5 है, ना स्टेप 2 है, खाली स्टेप 3 है। ट्रेड रिसेवेबल कम हुआ है ना, प्लस होगा। ठीक है, माइनस में लिखा तो कैश यूज्ड इन बोलेंगे उसको। और प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस होगा 4,000, 18,000 माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट, और 18,000 के बाद 12,000 माइनस, तो बहुत माइनस में ही आ रहा है, बहुत है ना। कितना आ रहा है ये, 33,000, 22, 32, तो इसको माइनस में आ रहा है, तो इसको कैश फ्लो नहीं बोलेंगे, पैसा आया नहीं है, पैसा गया है ऑपरेटिंग में, तो इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आंसर प्लस में लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन। तो माइनस में ब्रैकेट डाल के अगर माइनस में लिख रहे हो तो भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ वर्ड यूज करना यूज्ड इन, फ्लो नहीं लिखना है। ठीक है, फ्लो मतलब पॉजिटिव, यूज्ड इन मतलब नेगेटिव। हो जाएगा ये कंप्लीट। नेक्स्ट 25,
25 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे अब ठीक ठाक है। देखो क्या दिया हुआ है 25 में। सबसे पहला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक, खाली आफ्टर टैक्स देता तो पहला प्रोसेस था, लेकिन एंड डिविडेंड भी दिया है, इसका मतलब टैक्स भी माइनस हो चुका है और डिविडेंड भी माइनस हो चुका है। ठीक है, तो हमको टैक्स को भी प्लस करना पड़ेगा और डिविडेंड को भी प्लस करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका है, पहला तरीका नहीं है, ये है दूसरा तरीका, देने का तरीका अलग है बस। ठीक है, हाँ, तो हमको टैक्स प्लस करना है और डिविडेंड प्लस करना है इसमें। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स यही प्लस होने वाला है, प्रोविजन ही तो प्लस होता था। ठीक है, नेक्स्ट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप्रूव बाय शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड प्लस होगा। डेप्रिसिएशन यहां नहीं आएगा, स्टेप 2 का है, नॉन कैश। लॉस ऑन सेल स्टेप 2 का है, गुडविल एमोर्टाइज्ड स्टेप 2, गेन ऑन सेल स्टेप 2, इनकम टैक्स पेड स्टेप 4। ठीक है, इनकम टैक्स पेड स्टेप 4, टैक्स रिफंड कहां कहां, स्टेप 1 में भी एंड स्टेप 4 में भी, दोनों जगह ना। स्टेप 1 में प्लस होगा, माइनस होगा स्टेप 1 में, और स्टेप 4 में प्लस होगा। क्लियर है, स्टार्ट करें। सबसे पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई। तुम वर्किंग नोट्स पहला बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जगह होना चाहिए बस। या तो वर्किंग नोट चल रहा है तो सब वर्किंग नोट होगा, उसके बाद मेन सॉल्यूशन होगा, मेन सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो पहले मेन सॉल्यूशन होगा फिर वर्किंग नोट होगा, मतलब मिक्स नहीं होगा बीच में। कैलकुलेशन ऑफ बिफोर टैक्स एंड ईआई। हमको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, कितना अमाउंट, 1,10,000। ठीक है, अब हमको इसको दो चीज एडजस्ट करना है, एक हो गया डिविडेंड और दूसरा हो गया टैक्स। ठीक है, ऐड टैक्स में कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स या इनकम टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स स्टेप 1 का आइटम है, इनकम टैक्स पेड स्टेप 4 में काम आएगा। ठीक है, दोनों का अमाउंट अलग अलग होता है, यहाँ पे ऐड करना प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना अमाउंट, 50,000। ठीक है, डिविडेंड 50,000 वो भी, तो प्लस हो गया 1,00,000। इनकम टैक्स रिफंड माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, कितना है 40, 1,70,000। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है, ये निकल गया तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम हेडिंग करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, ब्रैकेट है एज पर वर्किंग नोट, 1,70,000। ठीक है, ऐड
जो भी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश है उसमें से देख देख के ऐड करेंगे और देखकर लेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला एक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इसी वजह से ऐड हो रहा है। कितना? 20,000, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, 10,000। क्या है ये? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहाँ गया यहाँ बीच में, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग ये है 10,000 का, ठीक है। नेक्स्ट वन, गुडविल एमोर्टाइज्ड, क्या है ये? प्लस तो है, सबको पता है क्या? नॉन कैश एक्सपेंस है ये, ठीक है। एमोर्टाइज्ड 40,000। नेक्स्ट, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस होगा, 40,000। इनकम टैक्स पेड यहां नहीं आएगा, आगे चल के आएगा स्टेप 4 में, इनकम टैक्स रिफंड स्टेप 4 में, ठीक है। तो ये प्लस करने से कितना आएगा? 70,000, और ये माइनस करने से 2 लाख। क्या निकलता है ये आंसर वैसे नॉर्मली? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो है नहीं वहां पर। डेट मीन्स ये उसके बाद का आंसर निकल गया है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ पे करंट एसेट करंट लाइबिलिटी होता तो हम इसको लिखते बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और फिर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी को लिखते। लेकिन क्योंकि नहीं है तो डायरेक्टली उसके बाद का आंसर निकल गया है, दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। ये कितना है? 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। अब इसमें हमको एक स्टेप 4 का इनकम टैक्स है और एक स्टेप 5 का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। स्टेप 5 तो नहीं है, खाली स्टेप 4 करने का जरूरत है। लेस इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स पे कितना किए थे हम लोग? कितना है कि 50,000, और रिफंड आ गया था उसमें से 40,000, तो नेट में 10,000 दिए हैं। तो इनकम टैक्स पेड 10,000 आएगा। ये वैसे तो आता ऑपरेटिंग ये कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, डायरेक्टली ये फाइनल आंसर है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। $1,90,000, ठीक है। ट्वेंटी सिक्स से लर्न किया हुआ है, लेकिन समझ के कर लेना, एक बार समझ के किया हुआ है, ठीक है। चलो इतना पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वैसे 26 से आगे, ठीक है। होमवर्क अभी नहीं है, 26 से 30 सारा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। कल शायद लेट हो सकता है क्लास में, ठीक है। आज तो नहीं हुआ, कल शायद लेट होगा, तो मैं बता दूंगा टाइम कितना बजे रहेगा। छुट्टी नहीं करेंगे लेकिन, ठीक है, क्लास रखेंगे, क्योंकि मंडे छुट्टी हो जाएगा एक दिन, तो उस हिसाब से कुछ नहीं है संडे।